नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी मध्य प्रदेश से है, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से। इंदौर में एक लोकेलिटी है जिसका नाम है कुलकर्णी भट्टा। इसी कुलकर्णी भट्टा इलाके में अब से कोई 2 साल पहले एक बड़ी चौंकाने वाली घटना होती है। घटना यह है कि कुलकर्णी भट्टा इलाके में सड़क के चौड़ीकरण का काम चल रहा था। चौड़ीकरण मतलब सड़क को और ब्रॉड करना, चौड़ा करना, और उसके लिए नगर निगम के मुलाजिम जो है इस इलाके में सड़क के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर खुदाई कर रहे थे ताकि सड़क को और बड़ा किया जा सके। लेकिन इसी खुदाई के सिलसिले में कुलकर्णी भट्टा में मजदूरों की नज़र मिट्टी के नीचे, ज़मीन के नीचे एक ऐसी चीज़ पर पड़ी कि उनके कदम ठिठक गए। हुआ ये कि कुछ मजदूर जब कुदाल फावड़ा चला रहे थे तो उन्होंने देखा कि ज़मीन के नीचे से कुछ इंसानी हड्डियां झांक रही हैं, नज़र आ रही हैं। और ये अपने आप में बहुत अजीब सी बात थी, क्योंकि जहाँ पर ये खुदाई हो रही थी वो न तो कोई कब्रिस्तान था, न कोई शमशान के आसपास का कोई इलाका था, बल्कि रिहायशी इलाके के पास ही इस तरह सड़क के किनारे से इंसान की हड्डियाँ जो है वो नज़र आने लगी। अब मज़दूर घबरा गए और उन्होंने फिर शोर मचाया, ठेकेदार को भी बताया और फिर पुलिस भी आई। जब पुलिस मौके पर आई तो पुलिस ने कहा कि ठीक है, अब जब हड्डियां नज़र आ ही रही हैं तो आप इस जगह को और अच्छी तरह से खोदिए और देखिए कि अंदर क्या है। तो जब खुदाई हुई तो शुरू में तो मज़दूरों को 1-2 हड्डियां ही दिखी थी, लेकिन जब खुदाई हुई तो एक पूरा का पूरा कंकाल यानी ह्यूमन स्केलेटन वहाँ ज़मीन के नीचे से बाहर निकला। और इस मंज़र को देखकर वहाँ मौजूद तमाम लोगों के साथ साथ खुद इंदौर की पुलिस भी बड़ी हैरान रह गई, और इस बात पर भी हैरान थी कि ऐसी जगह पर कोई लाश कैसे दफना सकता है। और जाहिर है अगर ऐसी जगह पर कोई लाश दफनाई गई है तो वो कोई नॉर्मल डेथ का मामला तो हो नहीं सकता, इसके पीछे कोई गहरी साजिश या कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन वो साजिश क्या है, किसने की है, ये जो लाश दफनाई गई थी ये लाश किसकी है, इसकी हत्या किसने की है, ये सारे सवाल अब पुलिस के सामने थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये घटना अब से कोई 2 साल पहले की है। एग्जैक्ट डेट या तारीख उसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इसी स्टोरी से रिलेटेड, इसी घटनाक्रम से रिलेटेड कुछ एक ऐसी बातें हैं, कुछ एक ऐसे डेट्स हैं जिसका मैं अभी जिक्र करूंगा। तो खैर, अब पुलिस ने उस कंकाल को रिकवर किया और रिकवर करने के बाद उसकी फॉरेंसिक जांच करवाने का फैसला किया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बहुत बारीकी से उस कंकाल का मुआयना किया। असल में एक्सपर्ट्स ये जानना चाहते थे कि ये मरने वाला शख्स जो है उसकी उम्र क्या है, उसका लिंग क्या है, क्या मतलब वो कोई मेल स्केलेटन है या फिर फीमेल स्केलेटन है, साथ ही हत्या या मौत जो भी कह लें वो कब हुई होगी। इन सारे चीज़ों के बारे में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो है वो जानकारी चाहते थे, और ऑब्वियसली पुलिस भी ये जानकारी जुटाना चाहती थी। तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने जब उस लाश का, जब उस कंकाल का बहुत गहराई से और बहुत बारीकी से मुआयना किया तो वो इस नतीजे पर पहुँचे कि ये जो कंकाल है वो किसी लड़की का है, यानी फीमेल डेड बॉडी है, और मरने वाली लड़की की उम्र यही कोई 25 से 30 साल के आसपास की रही होगी, ऐसा एक्सपर्ट्स को लगा, और उन्होंने इस तरह की रिपोर्ट भी पुलिस को दी। बिल्कुल ही एक ब्लाइंड मर्डर का मामला जिसमें मरने वाली के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब जो ले देकर जानकारी थी वो सिर्फ यही थी कि उम्र जो है 25 से 30 के आसपास है और लड़की है। लेकिन इसके सहारे इस मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाना पुलिस के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। अब पुलिस ने उस लड़की की पहचान पता करने के लिए जहाँ पर ये लाश मिली थी उसके आसपास के इलाकों में से अगर कोई लड़की गायब हुई हो तो उसके बारे में पुलिस ने जानकारी जुटाने की शुरुआत की। और पुलिस का ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज पुलिस तकरीबन 1 साल पहले से लेकर जब ये घटना हुई, जब ये लाश मिली अब से 2 साल पहले, तब उस समयावधि के बीच में पुलिस ये एक्सरसाइज कर रही थी, पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही थी। और इसी कोशिश में पुलिस को एक पहली कामयाबी मिली। वो कामयाबी ये थी कि पुलिस को पता चला कि 14 मई 2020 को पास के ही एक पुलिस स्टेशन में एक लड़की अर्चना डाबर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। ये मामला जो है डिसअपीयरेंस का था, गुमशुदगी का था, और चूंकि एक बालिग लड़की अपने घर से गायब थी तो शायद पुलिस ने उस वक्त इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया था। अब अर्चना डाबर की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो खैर दर्ज हुई थी। पुलिस ने यह तय किया कि वो अर्चना डाबर के घर वालों से बात करेगी और पता करेगी कि उनकी बिटिया आजकल कहाँ है, वो वापस लौटी या नहीं। लेकिन जब पुलिस ने अर्चना डाबर के घर वालों से संपर्क किया, उनके पिता से बात की, पिता का नाम घनश्याम डाबर है, तो उन्होंने बहुत दुख के साथ ये कहा कि मेरी बेटी जो गायब हुई थी
और आज तक वो बेटी मुझे मिली नहीं है और ना ही उसका कोई पता मुझे है। उसका फ़ोन भी लगातार स्विच ऑफ है और मैं बहुत हताश हूँ। मैंने रिपोर्ट लिखवाई थी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो पुलिस ने घनश्याम डाबर को वो कंकाल भी दिखाया और साथ ही पुलिस ने लड़की के बारे में और ज़्यादा जानकारी उन बुज़ुर्ग आदमी से लेने की कोशिश की कि एग्जैक्टली अर्चना की हाइट कितनी रही होगी और जब वो गायब हुई थी उस समय उसका एग्जैक्ट एज क्या रहा होगा। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने तो एज बताई थी। अब अगर अर्चना की ही लाश थी तो घर वालों के साथ भी उसको मिलाना पुलिस के लिए एक जिम्मेदारी थी। तो पुलिस पिता से भी पूछ रही थी कि एज क्या रहा होगा और साथ ही पुलिस ये भी कह रही थी कि अगर ये अर्चना की लाश है जैसा कि हम एज्यूम कर रहे हैं या मान कर चल रहे हैं तो फिर ये मामला कत्ल का भी है। तो ऐसे में उन्होंने डाबर साहब से ये भी पूछा कि अच्छा ये बताइए आपकी बेटी की क्या किसी से दुश्मनी या आप लोगों की क्या किसी से लड़ाई झगड़े जैसी कोई बात थी। इस तरह के तमाम सवाल जो हैं वो पुलिस डाबर परिवार से पूछ रही थी। इस बीच डाबर परिवार ने ये बताया कि गुमशुदगी की रिपोर्ट तो खैर 14 मई को दर्ज हुई थी लेकिन हमारी बेटी जो है वो 6 मई 2020 को घर से गायब हो गई थी। अब पुलिस जो है ये मानकर चलने लगी कि हो सकता है कि ये लाश अर्चना की ही हो, लेकिन पुलिस उसको कंफर्म करने के लिए थोड़ा अर्चना के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटा लेना चाहती थी। इसी सिलसिले में पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई तो पुलिस को पता चला कि अर्चना नाम की इस लड़की का एक आदमी जिसका नाम विशाल प्रजापति है उसके साथ अफेयर था। विशाल जो है नाजायज़ शराब का कारोबार करता है, यानी पुलिस और कानून की नज़र में एक धंधेबाज है और गैर कानूनी हरकतों में लिप्त रहता है। तो विशाल प्रजापति के साथ इस अर्चना नाम की लड़की का रिलेशन था और अफेयर था, ऐसी जानकारी पुलिस को तफ्तीश के दौरान पता चली। अब पुलिस को जब ये जानकारी पता चली तो पुलिस ने अर्चना के मोबाइल फ़ोन की जो CDR है वो निकलवाई और वो CDR उन्होंने निकलवाई उसी वक्त 2020 में जब वो लड़की गायब हुई थी। उसी टाइम फ्रेम का CDR पुलिस ने निकलवाया और जब इस CDR का पुलिस ने बहुत बारीकी से मुआयना किया तो पुलिस ने ये नोटिस किया, ये देखा कि 6 मई को जब वो लड़की गायब हुई थी उस रोज़ अर्चना की विशाल के साथ मोबाइल फ़ोन पर एक नहीं कई बार बात हुई थी। यानी 6 मई को उसकी गुमशुदगी के रोज़, अर्चना की गुमशुदगी के रोज़ विशाल उसके टच में था। जाहिर है अब विशाल तो शक के घेरे में आ चुका था और पुलिस को उसे पकड़ना था, लेकिन वक्त जो है वो लगातार गुजरता जा रहा था और विशाल को पुलिस लोकेट नहीं कर पा रही थी। एक बात मैं आपको और बताऊं, जब ये घटना हुई थी तब तो इंदौर की जो लोकल पुलिस है वो इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन चूंकि मामला गुमशुदगी का था, सुलझ नहीं रहा था। फिर बाद में आज से अगर मैं 2 साल पहले जाऊं तो उस समय वो कंकाल की खुदाई हुई और वो कंकाल बाहर निकला, तो उसके बाद इस मामले की जांच इंदौर पुलिस के ही क्राइम ब्रांच के हवाले कर दी गई थी। तो यानी अब इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही थी या ये भी कह सकते हैं कि कर रही है। तो इसी सिलसिले में पुलिस जो है अब जाकर विशाल प्रजापति के बारे में पुलिस को जानकारी मिली और जानकारी मिलने के बाद पुलिस विशाल को पकड़ना चाहती थी, दबोचना चाहती थी, लेकिन विशाल जो है अपने घर से गायब था। अब पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश जो है किसी और दिशा से आगे बढ़ाने का फैसला किया और पुलिस ने यह तय किया कि जिस जगह पर कुलकर्णी भट्टा के जिस इलाके में वो लाश अर्चना की मिली थी, कंकाल मिला था, उस जगह पर उस तारीख में यानी 6 से 14 तारीख के दरमियान कौन कौन से मोबाइल फ़ोन नंबर एक्टिव थे उसके बारे में ज़रा पता लगाया जाए। और क्राइम ब्रांच के साथ साथ इंदौर पुलिस की जो साइबर सेल है और क्राइम ब्रांच की भी जो साइबर यूनिट है उसने मिलकर इसके बारे में और एक्सप्लोर करना, जानकारी जुटाना शुरू किया और पुलिस को 2 ऐसे नंबरों का पता चला जो 6 मई को कुलकर्णी भट्टा के उसी लोकेलिटी में एक्टिव थे जहां पर ये लाश दफनाई गई थी। हालांकि वहां पर और भी मोबाइल नंबर एक्टिव थे, लेकिन इन 2 नंबरों को पुलिस ने फिल्टर करके आइडेंटिफाई किया और फिर जब इन 2 नंबरों का पता चल गया तो पुलिस ने इन 2 नंबरों के जो धारक है यानी मोबाइल फ़ोन के ओनर हैं उनसे बात की और इन दोनों का नाम था सत्यनारायण और शिवनंदन। इन दोनों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो दोनों ने पहले हीला हवाली की और तमाम झूठी सच्ची कहानियां सुनाई, लेकिन जब पुलिस सख्ती पर उतर आई तो दोनों ने मान लिया कि अर्चना की हत्या उन्होंने ही की थी और जो कंकाल पुलिस को मिली है वो किसी और की नहीं बल्कि अर्चना डाबर की ही है। अब इस मामले का पार्शियली खुलासा हो चुका था क्योंकि 2 कातिल ऐसे पुलिस को मिल गए थे जो अर्चना की हत्या करने की बात कबूल कर रहे थे और ये बता भी रहे थे कि उन्होंने ही हत्या की और लाश भी दफनाई। लेकिन सवाल यह है कि अर्चना की हत्या हुई क्यों, और अगर अर्चना की हत्या में यही 2 लोग शामिल थे तो फिर विशाल कहाँ था और विशाल गायब क्यों था, ये एक बड़ा सवाल था। तो सत्यनारायण और शिवनंदन इन दोनों से जब पुलिस ने आगे की पूछताछ की
एक्सटेंसिव इंटरोगेट किया इनको एक्सटेंसिवली, तो इन दोनों ने पुलिस को ये बताया कि असल में इस मर्डर के पीछे विशाल का ही हाथ है या विशाल का ही दिमाग है। विशाल प्रजापति नाम का जो शख्स इस मामले में शामिल है, उसे इन दोनों ने इस मर्डर का मास्टरमाइंड बताया और कहा कि विशाल के साथ अर्चना का अफेयर तो था, लेकिन ऑफ लेट हाल के दिनों में विशाल की पत्नी को अपने पति के इस नाजायज़ रिश्ते के बारे में जानकारी मिल गई थी और इसके बाद विशाल की पत्नी जो है वो बहुत फ्यूरियस हो गई थी। घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे और इसी लड़ाई झगड़े से बचने के लिए और अर्चना को अपने गले से निकाल फेंकने के लिए विशाल ने यह तय किया कि वो अर्चना की हत्या करवाएगा। और उसके बाद उसने अपने दो भरोसे के लोग या दोस्त जो भी कहें, सत्यनारायण और शिवनंदन, इन दोनों से बातचीत की और बातचीत करने के बाद अर्चना की हत्या करने की जिम्मेदारी इन दोनों को दी। इन लोगों ने हत्या क्यों की, सुपारी ली या नहीं ली, अगर वो सुपारी ली तो अमाउंट क्या था, इसके बारे में फ़िलहाल अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस तफ्तीश तो कर रही है, लेकिन इन दोनों को जब जिम्मेदारी दी तो ये दोनों विशाल के साथ मिलकर वही कुलकर्णी भट्टा इलाके में विशाल के घर के पास अर्चना का इंतज़ार करते रहे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मोबाइल फ़ोन में अर्चना और विशाल की बातचीत के सबूत पुलिस के हाथ लग चुके थे। सीडीआर इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा था। 6 मई को विशाल ने फ़ोन करके अर्चना को अपने पास बुलाया था और जब अर्चना आई तो एक अकेली अर्चना और दूसरी तरफ उसके कत्ल के इंतज़ार में बैठे उसका बॉयफ्रेंड और उसके 2 दोस्त, इन तीनों ने मिलकर पहले अर्चना की गला घोंटकर हत्या की और फिर उसकी लाश को उसी जगह पर ले गए जहां उस लाश को बाद में दफनाया गया। अभी तो उस जगह सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है, लेकिन उस समय वो सड़क और संकरी थी और पास में जो है वो सुनसान बैरन लैंड था। उस जगह पर उन्होंने मिट्टी खोदी, अर्चना की लाश डाली, ऊपर से नमक की कई बोरियां डाली और फिर मिट्टी से उस जगह को दफना दिया और फिर वहाँ से फरार हो गए। इसके बाद ये मामला जो है बिल्कुल मिट्टी के नीचे ही दबा रहा, जिस तरह अर्चना का कंकाल जो है वो मिट्टी के नीचे दफन हो गया था। किसी को दूर दूर तक इस कत्ल के बारे में कोई खबर नहीं थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब से तकरीबन 2 साल पहले पुलिस को पहली बार कंकाल जो है वो खुदाई के दौरान मिली और उसके बाद अब जाकर इस मामले को पुलिस ने फाइनली पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद विशाल प्रजापति नाम का जो मास्टरमाइंड है वो अब भी फरार है। सत्यनारायण और शिवनंदन गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अर्चना की मौत का राज खुल गया है। अर्चना की हत्या उसके ही पार्टनर या बॉयफ्रेंड ने पीछा छुड़ाने के लिए की थी, जो ऑलरेडी पहले से ही शादीशुदा था। अब पुलिस इस मामले में अर्चना की डेड बॉडी के जो रिमेन्स है उसके ज़रिए डीएनए टेस्ट भी करवाने वाली है, ताकि ये कंक्लूसिव तरीके से, मतलब 100% ये कंफर्म हो जाए कि वो कंकाल जो बाहर निकली थी वो अर्चना की ही थी। तो खैर, ये तो रही तफ्तीश की बात और क्राइम ब्रांच ने जिस तरह से तफ्तीश की, गुनहगारों को पकड़ा, वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन इस मामले में मैं इंदौर पुलिस की ज़्यादा तारीफ़ नहीं करना चाहूँगा और उसकी वजह यह है कि इंदौर पुलिस को ये मामला उसी वक्त सुलझा लेना चाहिए था जब अर्चना गायब हुई थी। अर्चना की गुमशुदगी की रिपोर्ट अगर उसके घर वालों ने दर्ज करवाई थी तो उसी समय पुलिस अगर उसके मोबाइल फ़ोन की सीडीआर निकालती और पुलिस ये एग्जामिन करती कि अर्चना की आखिरी बार किससे बात हो रही थी, तो जाहिर है तभी विशाल प्रजापति के बारे में पता चल जाता। विशाल प्रजापति से सख्ती से पूछताछ होती और ये पता करने की कोशिश की जाती कि विशाल और अर्चना के बीच में कैसे रिश्ते हैं, और अगर अफेयर और इलिसिट रिलेशन वाली बात सामने आती तो पुलिस को एक और शक की वजह मिलती और उसके बाद जो है बहुत मुमकिन है कि अर्चना की लाश उसी वक्त बरामद हो जाती, वो कंकाल में तब्दील भी नहीं होती और गुनहगार भी तभी ही पकड़े जाते। लेकिन हमारे देश की पुलिस गुमशुदगी के मामलों में आमतौर पर कितनी घनघोर लापरवाही बरतती है, ये मामला उसका सबूत है। आज से 2 साल पहले वो कंकाल पुलिस के हाथ लगा था और आज हम 2023 में हैं। आप देखिए कि अब इतने दिन गुजरने के बाद भी अभी भी पुलिस ये कह रही है कि वो डीएनए एग्जामिनेशन करवाएगी। क्या अब तक डीएनए एग्जामिनेशन नहीं हो जाना चाहिए था? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो खैर, देर सवेर पुलिस ने इस मामले का खुलासा तो कर दिया है। मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर मान लीजिए सड़क की खुदाई के दौरान वो कंकाल नहीं मिला होता तो शायद अर्चना की मौत का राज कभी बाहर नहीं आता। तो वाकई इस मामले में पुलिस की जितनी तारीफ़ होनी चाहिए उससे ज़्यादा पुलिस की आलोचना होनी चाहिए। और ज़रूरी यह है कि पुलिस अगर सिंसियरली काम करे और डिसअपियरेंस यानी गुमशुदगी के मामलों की भी गंभीरता से जांच करे तो शायद बहुत सारी घटनाओं को होने से भी रोक दिया जाए। लेकिन अफसोस कि पुलिस ऐसा नहीं करती है और पुलिस लापरवाही बरतती है।
रितिका जी हमारी दर्शक हैं, उन्होंने मेरे प्रीवियस स्टोरी में कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। और ये लिख रही हैं कि 18 अप्रैल के बाद जो है इन्होंने आज जो है मेरी कहानी सुनी है। इस बीच वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, हॉस्पिटल में भी रही और मतलब बहुत ही उथल पुथल वाले दिन इनके गुजरे हैं। इन्होंने कमेंट बॉक्स में वो सारी चीज़ें लिखी हैं। तो चलिए, अगर थोड़ी भी अब कमी रह गई है सेहत में तो मेरी ओर से मैं आपको गेट वेल सून कहना चाहता हूँ। बहुत जल्द से जल्द आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, चंगी हो जाए। ब्यूटीफुल वीडियो के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कमेंट किया है गॉड हेल्प रवि, गेट वेल सून रवि। इन्होंने मेरी जो प्रीवियस स्टोरी है उसके बारे में कमेंट किया है। प्रीवियस स्टोरी पंजाब की है, जिसमें एक शख्स जो है तकरीबन 1.5 साल तक कोमा में रहा, लेकिन कोमा से वापस आने के बाद उसने अपने कोमा में जाने की जो कहानी सुनाई उसे सुनकर लोग सन्न रह गए, हैरान रह गए। क्या है वो कहानी, अगर आप जानना चाहते हैं तो क्राइम तक के ही वीडियो सेक्शन में स्क्रॉल डाउन करके अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको वो वीडियो नज़र आएगा। प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। रीना राय जी का कमेंट आया है। अंजू खेमानी जी ने भी अपनी बात रखी है। अजरा अकरम जी रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत इस्तकबाल, खुश आमदीद मैं कहना चाहता हूँ आपको। और बाकी गोवांगन के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने भी कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत। इन्होंने जय हिंद कहा है, मेरी ओर से भी जय हिंद स्वीकार कीजिए। DK अरसुली इंडिया इस तरह से कुछ है आईडी, मैं एग्जैक्टली पढ़ नहीं पा रहा हूँ नाम। सूरज सन्यासी के नाम से एक शख्स हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। राधा रवि शुक्ला जी, विजेंद्र सिंह जी, रूपा चट्टोपाध्याय ने भी अपनी बात रखी है, बहुत स्वागत आपका। अर्चना जी ने भी कमेंट किया है। प्रवीण के, सलीम अहमद, लीला बाहेती जी, 18995, अनीता कुमार ने भी कमेंट किया है। रेखा भट्ट जी, इन्होंने आशीर्वाद दिया है, गॉड ब्लेस कहा है, थैंक यू वेरी मच। पवन कुमार, बिल्कुल पवन कुमार जी ने मेरे प्रीवियस वीडियो में ये कमेंट करते हुए कहा था कि मुझे उर्दू नहीं बोलनी चाहिए, तो उस पर मैंने अपनी सफाई दी थी और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि पवन जी ने मेरी सफाई को या मेरा जो भी सबमिशन था उसको बहुत पॉजिटिवली लिया है। और उन्होंने उसके बदले में एक और कमेंट किया और कमेंट करके कहा है कि वो किसी भी भाषा को डिसरेस्पेक्ट नहीं करते हैं और उनका कहना है कि कोई भी भाषा बुरी नहीं है। तो कुल मिलाकर उन्होंने एक तरह से उर्दू ना बोलने की मुझे जो हिदायत दी थी, उस हिदायत को एक तरह से बड़ा दिल दिखाते हुए शायद वापस ले लिया है। तो खैर बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन कुमार जी, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि मेरे जवाब को आपने पॉजिटिवली लिया। मैंने आंसर तो दे दिया था वीडियो के आखिर में, लेकिन बाद में मैं ये भी सोचता रहा कि कहीं पवन जी नाराज़ ना हो जाए, आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं। अनीता कुमार जी का भी कमेंट आया है, बहुत स्वागत आपका। मामूनी बोरगोहा जी ने भी अपनी बात रखी है। और भी बहुत सारे, नानू राय जी हैं, फाल्गुनी कुशवाहा जी ने भी अपनी बात रखी है। सहारनपुर इलेक्शन ड्यूटी में वो हैं, वो बता रही हैं। तो खैर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, मैं सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद कहता हूं। सारे कमेंट्स एक दिन में एट वन गो पढ़ तो नहीं सकता, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज जो कहानी मैंने आप सबको सुनाई, उस कहानी पर आप लोगों की जो भी राय है या जो भी आप सोचते हैं, प्लीज़ अपनी बात कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिए। और कल मैं फिर से कोई और कहानी या कोई और वाक़ये के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।